हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और ये वाला चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले हमने समझना होता है वो ये समझना होता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, यानी एटम्स जो होते हैं बच्चों वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास दो बोर्ड मार्कर हैं। अगर मैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कर दूंगा तो इनका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर मैं इनकी एनर्जी कम करूंगा तो एनर्जी कम करने से इनका डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होने से बच्चों ये एक दूसरे के करीब आएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। तो जब एटम्स अपनी एनर्जी कम करते हैं तो उस वक्त वो बॉन्डिंग की सूरत इख्तियार करते हैं। जब तक उनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझना है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम चलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग बच्चों होती है द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स होती है विच होल्ड्स, जो जोड़ कर रखती है एटम्स, एटमों को टुगेदर, इकट्ठे, इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की शक्ल में, कॉल्ड केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स। इसको हम केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। हमारे पास मिसाल है, हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है। जब दो हाइड्रोजन के एटम बच्चों अपनी एनर्जी कम करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनके दरमियान में एक खास किस्म की फोर्स होती है। ये फोर्स इन एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, जोड़ के रखती है। इस फोर्स को हम केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो होता है H2, इसके अंदर एटमों को जोड़ने के लिए खास किस्म की फोर्स है, उस फोर्स का नाम केमिकल बॉन्ड होता है। उसके बाद अगर ये सेम टाइप ऑफ एटम है तो हम डिफरेंट किस्म के एटम भी ले सकते हैं, जैसे यानी कि एक हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास क्लोरीन है। इन दोनों एटम्स को, डिफरेंट किस्म के एटम्स को जोड़ने के लिए जो हमारे पास फोर्स होगी ये भी बच्चों केमिकल फोर्स ही होती है, जो एटम्स को आपस में होल्ड करती है। यहाँ पे हमारे पास HCl का जो मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, तो यहाँ पे खास किस्म की फोर्स होती है बच्चों, उसको हम केमिकल फोर्स ही कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का असल टॉपिक है वो ये है Why do atoms form chemical bond? एटम्स को केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। आपने देखा होगा कि हर इंसान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जैसे हम अगर तालीम हासिल करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन जाएं, हम स्टेबल हो जाएं, हमें मुआशरे के अंदर रहने की तमीज आ जाए, हमने उठना बैठना किस तरह से है, रहने का सलीका क्या है, और हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। इसी तरीके से एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, जब वो अपनी एनर्जी को कम करेंगे। जब वो अपनी एनर्जी को कम करेंगे तो वो बॉन्ड बना सकेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आपको नजर आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी के बच्चों ये वाली जो ऊपर जो एरो का साइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जो आपको ये यहाँ से नीचे से नजर आ रहा है ये मिनिमम होती है यहाँ पे एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का मैंने एक एरो लगाया हुआ है। जब इस हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी और इस हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, यहां पर थी, तो उस वक्त आपको यहां पे नजर आ रहा है कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है बच्चों वो बहुत ज्यादा है। जब ये अपनी एनर्जी को लो करेंगे, यहां से ये वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा, उधर से वो वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा, तो एक खास किस्म का डिस्टेंस होता है 75.4 पिकोमीटर। उस खास डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक बॉन्ड बना लेते हैं। इस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। किसी भी एटम ने जब दूसरे एटम के साथ बच्चों बॉन्ड बनाना है तो हम उस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे, और एक खास किस्म की फोर्स होगी जो इनको आपस में जोड़ेगी। लेकिन सबसे पहले एटम्स को क्या करना होगा कि उनको अपनी एनर्जी को कम करना होगा। साइंटिस्ट जो थे ना बच्चों, वो शुरू से इस बात की तलाश में थे कि ये एटम्स आपस में बॉन्ड किस तरह से बना लेते हैं। तो जब नोबल गैसेज डिस्कवर हुई, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा नोबल गैसेज के बारे में, हमारे पास जो ग्रुप नंबर 18 होता है, लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, उसके काफी सारे नाम है। हम उसको नोबल गैसेज भी कहते हैं। यानी ये हमारा 18th ग्रुप भी है पीरियोडिक टेबल का बच्चों, 18th ग्रुप। और इस ग्रुप को जो है ना जीरो ग्रुप का नाम भी दिया जाता है, और इसको जो है नोबल गैसेज भी कहा जाता है। तो काफी सारे इसके नाम है। इसके अंदर हमारे पास जो गैसेज है ना बच्चों, उसमें He से हीलियम, यानी कि हीलियम का सिंबल He होता है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है, क्लोरीन का सिंबल HCl होता है। तो हमारे पास हीलियम गैस का सिंबल जो है वो He होता है। नियोन गैस का नाम है, इसका सिंबल है Ne, N बड़ा E छोटा। आर्गोन ये भी नोबल गैस है, क्रेप्टॉन ये भी नोबल गैस है, जीनोन ये भी नोबल गैस है, रेडॉन ये भी नोबल गैस है। ये नोबल गैसेज जो है बच्चों, ये किस तरह से स्टेबिलिटी के बारे में बताती हैं।
स्टेबिलिटी की जो अलामत है वो हमें नोबल गैसेस ने बताई। नोबल गैसेस क्या बताती हैं? अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना डुप्लेट रूल पूरा करेगा। इट मींस के डुप्लेट रूल पूरा करके एटम स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा रूल यहां पे जो बताया गया वो बताया गया ऑक्टेट रूल, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द शेल। अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो वो भी स्टेबिलिटी की अलामत है। तो ये हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमारे पास बच्चों नोबल गैसेज है ना, कुदरती तौर पर इनके एटॉमिक नंबर भी हमारे पास इस तरह के हैं कि ये स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी को ही जाहिर करते हैं। इनको स्टेबल होने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी ही स्टेबल है। देखिए हम पहले देखते हैं डुप्लेट रूल को, जो भी मैं आपको बता रहा था उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा इट मींस कि वो डुप्लेट रूल है। डुप्लेट रूल जो हमारे पास देखें, हीलियम हमारे पास फर्स्ट वाली नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हमने पढ़ा कि अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है इसका मतलब है वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। जो एटम भी डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है इसका मतलब है कि वो एटम स्टेबल है। उसके बाद हम चलते हैं ऑक्टेट रूल की तरफ। ऑक्टेट ऑक्टा से निकला है, 8 की आवाज देता है, यानी कि ये किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम भी स्टेबल होता है। तो यहां पे लिखा हुआ जी अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, यानी कि जब कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो वो भी स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नियोन वाली गैस है इसका एटॉमिक नंबर 10 है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो उसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरीके से हम आर्गोन की तरफ जाएंगे, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रेप्टॉन की तरफ जाएंगे, इसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जीनोन के पास जाएंगे, रेडोन के पास जाएंगे, यानी कि ये ऐसी गैसें हैं जो कुदरती तौर पे स्टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन स्टेबल होते हैं और उनको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कौन से मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। हम चलते हैं मेथड्स टू अटेन स्टेबिलिटी की तरफ कि वो कौन से मेथड्स हैं जिससे एटम स्टेबिलिटी या मुस्तहकम हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सोडियम का एटम है ना, आप पढ़ के आएंगे इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर वाले के पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे वाले में 8 आएंगे, लास्ट वाले में 1 आएगा। अब ये जिसके लास्ट में 1 है ना तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है ना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। डुप्लेट और ऑक्टेट में से इसका कोई भी रूल फॉलो नहीं है। तो अब इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके आखिरी वाले शेल से पीछे जो शेल है एल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसने, जो हमारे पास ये चीज होती है कि जो डुप्लेट रूल होता है ना बच्चों वो सिर्फ के शेल के लिए होता है, यानी कि एल शेल में और एम शेल में हम डुप्लेट रूल नहीं कर सकते। अब हम यहाँ के कि हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो एम में 2 हो जाएंगे, डुप्लेट रूल हो जाएगा, नहीं। ये एम शेल के अंदर ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल फॉलो नहीं होता। एम शेल के अंदर आप ऑक्टेट रूल कर सकते हैं, एल में भी आप ऑक्टेट। डुप्लेट रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर के शेल, ये बात हमने समझनी है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये डुप्लेट रूल फॉलो कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि एम शेल जो है ये सिर्फ ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर सकता है, 2 वाला फॉलो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सोडियम के पास जो चांस है स्टेबल होने का वो ये है कि सोडियम अपने आखिरी शेल का ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करे। जब ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा और दूसरा इसके पीछे से आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन का हसूल जो है, कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन कर ले इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। सोडियम का एटम जब सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरा तरीका। पहला तरीका था बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो भी स्टेबल हो सकता है। दूसरा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है तो वो भी स्टेबल हो सकता है। आप देखें जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 में जाएं तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, लास्ट वाले में 7 आएंगे, 17 पूरे हो जाएंगे। अब 7 वाले को कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो सोडियम ने बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, अगर वही 1 इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन को दे दें तो 7 और 1 इसके पास 8 हो जाएंगे। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और क्लोरीन हासिल करे, इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव चार्ज बनाएगा, एक तो इनके ऊपर अपोजिट चार्ज आ गए। जब इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस आएंगे तो बच्चों इन दोनों आइंस के दरमियान में एक फोर्स डोमिनेट करेगी, एक फोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम नाम देते होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका बच्चों नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक खास किस्म की फोर्स होती है जो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। तो ये सोडियम और क्लोरीन के आयन को जोड़ लेगी और इनका बॉन्ड बन जाएगा। ये अपनी एनर्जी कम करके बॉन्ड बना सकते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका बच्चों ये है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीसरा मेथड है जिससे एटम अपने
अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कार्बन का एटम होता है, कार्बन का हम चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 4 आएंगे। अब 4 वाला जो है वो हाफ डुप्लेट रूल पूरा किए खड़ा है, यानी कि उसको 8 करने के लिए 4 चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों आप सबको पता है कि 1 होता है, तो एक इसके पहले वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये दोनों की दोनों अनस्टेबल है, 4 वाले ने 8 करने हैं और 1 वाले ने 2 करना है। एक ने ऑक्टेट रूल पूरा करना है, दूसरे ने डुप्लेट रूल पूरा करना है। इसका तरीकाकार ये है, हम कार्बन एटम को सेंटर में रखेंगे और उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको डॉट्स की फॉर्म में, ये 4 डॉट्स मैंने इसके गिर्द लगा दिए। 4 डॉट्स जो है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं? जो कार्बन एटम के आखिरी शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बच्चों हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम 4 हाइड्रोजन के एटम ले लेंगे। एक हाइड्रोजन लेंगे उसके साथ 1 क्रॉस लगाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन लेंगे उसके साथ 1 क्रॉस लगाएंगे, तीसरा हाइड्रोजन लेंगे उसके साथ 1 क्रॉस लगाएंगे, चौथा हाइड्रोजन लेंगे उसके साथ भी 1 क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट। अब होगा क्या, इस कार्बन एटम का ये वाला डॉट और ये वाला क्रॉस आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे ये एक पेयर बन गया। ये वाला पेयर अगर हम हाइड्रोजन को दें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो शेयरिंग में आपको पता है पार्टनरशिप में दोनों का होता है। फिर ये वाला पेयर अब इस हाइड्रोजन एटम का भी है और इस कार्बन एटम का भी है, तो ये वाला जो पेयर है ये इससे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे उसका डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा, जिसके पास 1 था, और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां से। उसके बाद हम चलते हैं, देखें ये डॉट है और ये इस हाइड्रोजन का क्रॉस है। जब ये दोनों पेयर बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पे भी इसके पास हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास हम भेजेंगे तो कार्बन के पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटम है बच्चों उसमें ये डॉट है और ये हाइड्रोजन का क्रॉस है। जब ये दोनों शेयरिंग करेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये डॉट और क्रॉस करने से कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वहां पे हमारे पास कॉर्नर में यहाँ पे इस कार्बन का डॉट है और इस कार्बन का डॉट है, हाइड्रोजन का क्रॉस है। जब ये दोनों शेयर करेंगे तो इससे इसके पास 2 हो जाएंगे, और ये वाले जब हम इकट्ठे करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, इससे जो सेंट्रल एटम आपके पास कार्बन है उसने अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया, और जो साइडों वाले हाइड्रोजन थे उन्होंने अपना डुप्लेट रूल पूरा कर लिया। क्या करके? शेयरिंग करके। तो 3 मेथड्स है हमारे पास नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होने के लिए। एटम्स के पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो 1 या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एटम जब 1 या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। लास्ट आपका जो पैराग्राफ है आपकी जो बुक है बच्चों उसके अंदर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। अब अल्कली मेटल्स जो बच्चों आपके पास होती है ना, वो आपके पास फर्स्ट ए वाला जो ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है ना, वहां पे अल्कली मेटल्स है। अल्कली मेटल में हमारे पास बच्चों लिथियम आती है, सोडियम आता है, पोटाशियम आता है, रुबेडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंसियम भी आता है। ठीक है, और ये हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और सबके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमारे पास जो दूसरा है उसको कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, वो सेकंड ए होता है। सेकंड ए, उसमें हमारे पास ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये हमारे पास जो बच्चों एलिमेंट्स हैं ये 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर डबल पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो हमारे पास जैसे हम सोडियम ने अभी इलेक्ट्रॉन छोड़ा था तो क्लोरीन ने हासिल कर लिया। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल होगा तो क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन हासिल करके जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बच्चों, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 6 होते हैं। अब जिसके एल में 6 है उसको 2 चाहिए, वो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके और पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हासिल करके स्टेबल हो जाते हैं। असल जो स्टेबिलिटी है वो नोबल गैसेस के पास है, कुदरती तौर पर ये स्टेबल होती हैं। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी को फॉलो करते हुए ये एटम्स भी खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक 3.1 केमिस्ट्री की न्यू 9th की बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी पूछ, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव क्यों होती है? क्योंकि ये कुदरती तौर पर स्टेबल है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। डुप्लेट रोल, ऑक्टेट रोल क्या होता है, वो कौन से मेथड्स हैं जिससे एटम फॉलो करके अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफाइन केमिकल फोर्स, व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे सवाल निकाले जा सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आज आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुए होंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।